नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 3 अक्टूबर 2017 को भैरवनाथ के छोटे बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने इस अवसर पर घर पर एक पार्टी का आयोजन किया था। उस पार्टी में भैरवनाथ ने बोकारो से अपने पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री देवी को भी धनबाद में अपने कमरे पर बुला लिया था। पार्टी में भैरवनाथ ने कॉलोनी में रहने वाले अपने कुछ जानने वालों को भी बुलाया था। देर रात तक चली पार्टी में भैरवनाथ के बच्चों ने भी खूब मजे किए। बच्चों के साथ बड़ों ने भी इस मौके पर खूब डांस किया था। कुल मिलाकर पार्टी सबके लिए यादगार रही। पार्टी एंजॉय से घर के सभी लोग थक गए थे। उनकी टांगों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, इसीलिए वह अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। थकान की वजह से उन्हें जल्द ही नींद आ गई। जब अगली सुबह रोजमर्रा की तरह घर में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद उठे तो उन्होंने देखा घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने सोचा कि रात काफी देर तक बच्चों ने पार्टी का आनंद लिया था, उसकी थकान की वजह से देर तक सो रहे हैं। यही सोचते हुए वह घर से बाहर टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर लौटे तो घर में वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि जाने से पहले था। ये देखकर उनका माथा ठनक गया। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब बहू अनुपमा और बच्चे इतनी देर तक सो रहे हैं। वह बच्चों को उठाना चाहते थे। राजेंद्र प्रसाद पहले बेटे भैरवनाथ के कमरे तक गए तो उसके कमरे पर बाहर से चटकनी बंद मिली। ये देखकर वह चौंक गए कि सुबह सुबह बेटा और बहू बच्चों को लेकर कहां चले गए, जबकि बाहर जाते हुए वह उन्हें दिखाई भी नहीं दिए थे। चटकनी खोलकर जैसे ही उन्होंने दरवाजे से भीतर झांका तो वह बुरी तरह चौंक गए। बेड पर बहू अनुपमा और दोनों बच्चों की रक्त रंजित लाशें पड़ी थी। वह चीखते हुए उल्टे पांव वापस वहां से भाग खड़े हुए। चीखने की आवाज सुनकर उनकी पत्नी गायत्री देवी की नींद टूट गई। वह तेजी से उस ओर लपकी जिस तरफ से आवाज आई थी। उन्होंने देखा कि आंगन के पास उनके पति खड़े थर थर कांप रहे थे। लेकिन अभी भी गायत्री ये नहीं समझ पा रही थी कि उन्होंने ऐसा भी क्या देख लिया जो ऐसे कांप रहे हैं। उन्होंने पति को झंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? अरे भैरव की माँ, गजब हो गया, किसी ने बहू और दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया है। बिस्तर पर तीनों की लाशें पड़ी है, कहकर राजेंद्र प्रसाद जोर जोर से रोने लगे। इतना सुनना था कि गायत्री भी रोने बिलखने लगी। वह रोती हुई बोली, अरे भैरव को बुलाओ, देखो कहाँ है। घर में वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा। भैरवनाथ के घर में सुबह सुबह रोने की आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो वह भी परेशान हो गए। इंसानियत के नाते कुछ लोग भैरवनाथ के घर जा पहुंचे। कमरे में 3-3 लाशें देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद तो देखते देखते वहां मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए। दिल दहला देने वाली घटना को देखकर लोगों का कलेजा कांप उठा। उसी दौरान किसी ने 100 नंबर पर फोन करके सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। धनबाद की न्यू कॉलोनी जहां ये घटना घटी थी वह क्षेत्र बरवा अड्डा के अंतर्गत आता है, इसीलिए पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना थाना बरवा अड्डा को प्रसारित कर दी गई। इस तिहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही भरवा अड्डा के थाना प्रभारी मनोज कुमार, एसआई दिनेश कुमार और अन्य पुलिस वालों के साथ न्यू कॉलोनी पहुंच गए। ये जानकारी उन्होंने एसपी पीयूष कुमार पांडे और एएसपी मुकेश कुमार मोहंतो को भी दे दी। सूचना देकर उन्होंने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी थी।
छानबीन के दौरान सबसे पहले थाना प्रभारी मनोज कुमार ने राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी गायत्री देवी से पूछताछ की। उनसे पता चला कि भैरवनाथ सुबह से ही गायब है, वह कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये सुनकर थाना प्रभारी का माथा ठनक गया। पुलिस छानबीन के दौरान घटना स्थल से आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर लाल स्याही से लिखा धमकी भरा 3 पन्नों का खत मिला। खत सिरहाने दूध की बोतल के नीचे दबाकर रखा गया था। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था। इसमें अज्ञात ने राजेंद्र प्रसाद को धमकी दी थी कि गवाही देने के चलते तुम्हारे बेटे भैरवनाथ का अपहरण करके ले जा रहे हैं, उसकी भी लाश मिल जाएगी। तुम्हारे बेटे ने 1 लाख दिया है, 2 लाख रुपए देकर इसे ले जाना। पुलिस को इसकी सूचना नहीं देना, वरना अंजाम और भी भयानक हो सकता है। पत्र पढ़कर पुलिस को किसी साजिश की आशंका होने लगी। पुलिस को शक था कि भैरवनाथ ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जांच को गुमराह करने के लिए ये पत्र लिखा है। पुलिस कई बिंदुओं पर छानबीन करने लगी। राजेंद्र प्रसाद से पुलिस ने भैरवनाथ का मोबाइल नंबर लिया। पुलिस ने जब उस नंबर पर कॉल की तो उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस ने मौके से बरामद पत्र को अपने कब्जे में ले लिया ताकि उसे जांच के लिए भेजा जा सके। लाशों का मुआयना करने पर पता चला कि तीनों की हत्याएं अलग अलग तरीके से की गई थी। अनुपमा का किसी चीज से गला घोटा गया था, जबकि दोनों बच्चों की हत्या कर गला रेत दिया गया था। दूसरे कमरे में अनुपमा के कपड़े फर्श पर बिखरे मिले थे। अलमारी भी खुली हुई थी। लग रहा था जैसे उसमें कुछ ढूंढा गया हो। डॉग स्क्वाड टीम ने घटना स्थल की जांच की तो खोजे कुत्ता शव को सूंघने के बाद घर की सीढ़ी से छत के ऊपर गया और फिर नीचे उतरकर घर से करीब 250 मीटर दूर एक जुए के अड्डे तक पहुंचा। वहां शराब की बोतल और ग्लास मिले। टीम को शक हुआ कि हत्या के बाद हत्यारों ने यहां आकर शराब पी होगी। सूचना पाकर अनुपमा के पिता राजेंद्र राय परिवार के अन्य लोगों के साथ हजारीबाग के गूढ़ा बरखट्टा से मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी और उसके बच्चों को भैरवनाथ, उसके पिता राजेंद्र प्रसाद और मां गायत्री ने मिलकर ही मारा है। उनसे बातचीत करने के बाद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई पूरी करके जब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की, तब अनुपमा के घर वालों ने पुलिस का विरोध करते हुए मांग की कि पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद एसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही केस का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके आश्वासन के बाद ही घर वालों ने शव उठाने दिए। तीनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद लाशें उनके घर वालों को सौंप दी गई। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि किसी पतले तार से अनुपमा का गला घोटा गया था, जबकि दोनों बच्चों अभय कुमार व आभा कुमारी का गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था, जिससे उनकी श्वास नली कट गई थी। आगे की जांच के लिए तीनों का विसरा भी सुरक्षित कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने फरार उन्हीं के बेटे भैरवनाथ शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उसे तलाश करने के लिए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई। पुलिस ने अनुपमा के परिवार से पूछताछ की तो उसके पिता राजेंद्र राय ने चौंका देने वाली बात बताई। दामाद भैरवनाथ से बेटे के संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। बेटे के साथ वह अक्सर मारपीट करता था। जब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने अनुपमा के पिता से मारपीट की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि एक लड़की से उनके दामाद का अफेयर था। अनुपमा पति की करतूत को जान चुकी थी, वह ऐसा करने से मना करती थी। इसी बात से चिढ़कर वह उसे मारता पीटता था, जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र रॉय से उस लड़की का नाम पता पूछा। लड़के का नाम रूपा देवी है और उसका मोबाइल नंबर ये है
कहते हुए राजेंद्र रॉय ने पॉकेट डायरी निकालकर उसमें से रूपा का नंबर उन्हें बता दिया। थाना प्रभारी ने उसी समय अपने फोन से वह नंबर डायल किया तो वह नंबर भी बंद मिला। पुलिस टीम ने भैरवनाथ को पकड़ने के लिए उसके खास खास ठिकानों पर तफ्तीश दी, मुखबिरों को भी लगा दिया, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। घटना हुई 9 दिन बीत गए, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस मायूस नहीं हुई, वह उसकी तलाश में जुटी रही। तभी 10वें दिन यानी कि 14 अक्टूबर 2017 को मुखबिर ने पुलिस को एक खास सूचना दी। उसने पुलिस को ये बताया कि आरोपी भैरवनाथ ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह बोकारो के एक प्राइवेट अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है। पुलिस टीम बिना समय गवाए बोकारो रवाना हुई। सबसे पहले बोकारो के उस अस्पताल पहुंची जहां भैरवनाथ का इलाज चल रहा था। वह वहीं मिल गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, इसीलिए डॉक्टरों की सलाह मानते हुए पुलिस ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती रहने दिया और खुद उसकी निगरानी में लग गई। 3 दिन बाद जब भैरव की हालत सामान्य हुई तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर धनबाद ले आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को पत्नी और बच्चों की हत्या की जो कहानी बताई। 34 वर्षीय अनुपमा मूल रूप से झारखंड के हजीराबाद के गेडा बरखट्टा की रहने वाली थी। उसके पिता राजेंद्र रॉय ने सन 2013 में बड़ी धूमधाम से उसकी शादी बोकारो के पंडरों गांव के रहने वाले भैरवनाथ शर्मा से की थी। भैरवनाथ के साथ अनुपमा हंसी खुशी से रह रही थी। बाद में वह एक बेटे और एक बेटे की मां भी बनी। जीविका चलाने के लिए भैरवनाथ पत्नी और बच्चों को लेकर बोकारो से धनबाद आ गया था और वहां न्यू कॉलोनी में किराए के 2 कमरे लेकर रहने लगा। उसने एक कारखाने में नौकरी कर ली। जब 2 पैसे की बचत होने लगी तो उसने माता पिता को अपने पास बुला लिया। माता पिता कुछ दिन उसके पास और कुछ दिन गांव में रहने लगे। बड़ी हंसी खुशी के साथ परिवार के दिन कटने लगे। ये बात सन 2015 के करीब की है। साल भर बाद भैरवनाथ और अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने दोनों की जिंदगी तिनके के समान बिखेर कर रख दी। घर की खुशियों में आग लगाने वाली उस तूफान का नाम रूपा देवी था। दरअसल रूपा देवी भैरवनाथ की चचेरी भाभी थी। उसका परिवार बोकारो के भाडीह मुधा में रहता है। 2 साल पहले उसके पति की लिवर कैंसर से मौत हो गई थी। उस दौरान भैरव ने चचेरे भाई की तीमारदारी में तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। भाई को बचाने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया था। भाई की मौत के बाद भैरव भाभी रूपा देवी का सुख दुख देखकर टूट गया। उसे उस समय बड़ा दुख होता था जब वह जवान भाभी के तन पर सफेद साड़ी देखता था। सफेद साड़ी के बीच लिपटी रूपा का मन उसे रंगीन दिखता था। दरअसल पति की तीमारदारी के दौरान रूपा का झुकाव भैरव की ओर हो गया था। रंगीन मिजाज भैरव ने भाभी के निमंत्रण को कबूल कर लिया था। एक दिन दोनों ने मौका देखकर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उनका प्यार भी परवान चढ़ने लगा था। ड्यूटी से लौटकर आने के बाद भैरव सारा काम छोड़कर मोबाइल लेकर घंटों तक रूपा से प्यार भरी बातें करने बैठ जाता था। पत्नी जब पूछती कि किससे बात कर रहे हैं तो वह इधर उधर की बातें कहकर टाल देता था। उसके दबाव बनाने पर वह उस पर चिल्ला पड़ता था। बात 1-2 बार की होती तो समझ में आती, लेकिन मोबाइल पर लंबी लंबी बातें करना तो भैरव की दिनचर्या में शामिल हो गई थी। ड्यूटी से घर आने के बाद बच्चों का हाल चाल लेना तो दूर की बात, उनकी ओर देखता भी नहीं था और घंटों मोबाइल से चिपका रहता था। पति की इस हरकत ने अनुपमा को उस पर संदेह करने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थी कि उसका पति उसके पीठ के पीछे क्या गुल खिला रहा है। ये बातें ज्यादा दिनों तक कहाँ छिपती है।
जल्द ही भैरव की सच्चाई खुलकर अनुपमा के सामने आ गई। इसके बाद अनुपमा ने घर में विद्रोह कर दिया। कलई खुलते ही भैरव के सिर से इश्क का भूत उतर गया। अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए पत्नी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि अब ऐसा नहीं करेगा, गलती हो गई। पति के लाख सफाई देने के बावजूद अनुपमा ने पति की बातों पर यकीन नहीं किया। वह बच्चों को लेकर मायके चली गई। उसने माँ बाप से पति की करतूत बता दी। उस वक्त अनुपमा के पिता राजेंद्र रॉय ने भैरवनाथ से तो कुछ नहीं कहा। वह बेटी को ही समझाते रहे कि अगर पति को ऐसे छोड़ दोगी तो मामला बनने के बजाय और भी बिगड़ जाएगा। अपना गुस्सा थूक दो और पति के पास लौट जाओ। पर अनुपमा ने पति के पास लौटने से साफ इनकार कर दिया। राजेंद्र काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। इस बात को वह अच्छी तरह समझ रहे थे कि दामाद ने जो किया है वह उचित नहीं है, लेकिन गलतियां इंसान से ही होती है। उसे भी एक भूल हो गई। निश्चय ही उसकी ये पहली गलती है। अपनी गलती भूल सुधारने के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। उन्होंने बेटी को समझाया, जमाने भर की उसे नसीहत दी, तब जाकर वह पति के पास लौट जाने को तैयार हुई। उसके बाद राजेंद्र ने इस संबंध में दामाद से बात की। उसे समझाया कि उसने जो किया है वह गलत है। फिर कहा, तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों का तनिक भी ख्याल नहीं आया। ससुर की बात सुनकर भैरव काफी शर्मिंदा हुआ। उसने ससुर से वादा किया कि उससे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ये जून 2017 की बात है। 1 महीने अनुपमा मायके में रही। पिता के समझाने के बाद वह बच्चों को लेकर पति के पास धनबाद लौट आई। भैरवनाथ ने पत्नी को भरोसा दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भैरव फिर पुरानी हरकतें करने लगा। लेकिन इस बार सजग होकर और पत्नी से छिपकर प्रेमिका रूपा से बातें करता था। फिर भी अनुपमा को पति पर शक हो गया कि वह अभी भी रूपा से बातें करता है। इस बार अनुपमा ने हजारीबाग की रेवाली के रहने वाले अपने ममेरे भाई विवेक रॉय से बात की। वह भी धनबाद में ही रहता था। विवेक ने किसी तरह उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। उससे पता चला कि भैरव किसी एक नंबर पर ज्यादा बातें करता है। उस नंबर पर विवेक ने कॉल की तो उसे एक महिला ने रिसीव किया। ये बात विवेक ने अनुपमा को बता दी। अब अनुपमा का शक यकीन में बदल गया था कि भैरव के अभी भी रूपा से संबंध बने हुए हैं। इसके बाद रूपा को लेकर अनुपमा का पति से रोज झगड़ा होने लगा। घर की सारी बातें भैरव रूपा से बता देता था। उसे रूपा दिलो जान से मोहब्बत करती थी। उससे अलग रहने की बात वह सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा ही हाल भैरव का भी था। वह रूपा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन रूपा भैरव के साथ रहने की जिद पर अड़ गई, लेकिन पत्नी अनुपमा इसके लिए कतई भी तैयार नहीं थी। भैरव भारी दबाव में था। इस कारण वह तनाव में रहने लगा। वह किसी भी हालत में रूपा को नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी पत्नी और बच्चे उसे रास्ते का कांटा दिखने लगे, क्योंकि उनके होते हुए वह रूपा को घर नहीं ला सकता था। अंत में उसने पत्नी और बच्चों को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। इसके लिए उसे बेटे अभय के जन्मदिन का मौका सबसे अच्छा लगा। 3 अक्टूबर 2017 भैरव के बेटे अभय का जन्मदिन था। उसने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी में उसके माँ बाप, मकान में रह रहे अन्य किराएदार, कुछ रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों के अलावा रूपा भी आई थी। रूपा को जैसे ही अनुपमा ने देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तब पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। अनुपमा आग बबूला हो गई और रूपा से उलझ गई। दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ। वह कभी नहीं चाहती थी कि उसकी सौतन बनी रूपा उसके पति के गले की हड्डी बन जाए। रूपा समझ गई थी कि अनुपमा उसे देखकर खुश नहीं है, लेकिन रूपा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था।
वह अपनी राह के रोड़े को जल्द से जल्द हटा हुआ देखना चाहती थी। रूपा पार्टी के दौरान भैरव को बार बार उकसाती रही कि मौका अच्छा है, हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहरहाल रात 9:30 बजे केक कटा और खुशी का माहौल था। पार्टी के बाद बाहर के आए लोग अपने घरों को चले गए। रात 12:30 बजे बिजली गुल हो गई, जो करीब 2 बजे तक आई। तब तक घर के लोग जागे हुए थे। बिजली आने के बाद परिवार के सभी लोग अपने अपने कमरों में सो गए। आबा और अभय दादी गायत्री देवी के कमरे में सो रहे थे। भैरव ने दादी के पास सो रहे बच्चों को अपने बेडरूम में पत्नी के पास लाकर सुला दिया, क्योंकि उसे अपनी योजना को अंजाम जो देना था। उधर रूपा के आने से नाखुश अनुपमा पहले ही कमरे में आकर सो गई थी। बिजली आने के बाद रूपा अपने दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ चली गई ताकि उस पर कोई भी संदेह ना हो। योजना के अनुसार सुबह 3 बजे के करीब भैरवनाथ दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा, कमरे से निकलकर बाहर आया। दूसरे कमरे में सो रहे माँ बाप के दरवाजे पर उसने चिटकनी चढ़ा दी। फिर लौटकर वह अपने कमरे में आया, जहां पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने जूते के फीते से पत्नी का गला उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई हो। फिर बाजार से खरीद कर लाए चाकू से पहले बेटी आभा, फिर अभय का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उस आदमी का ऐसा करते हुए एक बार भी हाथ नहीं कांपा। फिर शाख से छिपाने और खुद को बचाने के लिए अपने हाथों से लिखे 3 पन्ने के लेटर को बेड के पास ऐसे मोड़ कर रखा ताकि किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ जाए। घटना को अंजाम देने के बाद भैरवनाथ भोर में 4 बजे के करीब भागकर धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से होते हुए रांची चला गया, वहां से पटना होते हुए मुंबई चला गया। मुंबई में ठिकाना नहीं मिलने पर फ्लाइट से फिर पटना लौटा और पटना से रांची होते हुए 14 अक्टूबर को बोकारो के जेना मोड़ पहुंचा। उसके पास के सारे पैसे खत्म हो चुके थे, इसीलिए वहां के एक दुकानदार के पास अपना मोबाइल गिरवे रख दिया। उसने खुदकुशी के इरादे से जेना मोड़ में ही सल्फास की 4 गोलियां खा ली और अपने घर पहुंचा। पर पहुंचते ही तबीयत बिगड़ने पर परिवार ने उसे BH हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां से धनबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे सल्फास की गोलियों के बारे में पूछताछ की तो उसने मोबाइल गिरवी रख सल्फास खरीदे जाने की बात बताई। उसे लेकर उस दुकान पर पहुंची जहां उसने अपना फोन गिरवे रखा था। भैरवनाथ की निशानेदेही पर हत्या में प्रयुक्त जूते का फीता और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में रूपा देवी को उसकी ससुराल से 24 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। केस की जांच थाना प्रभारी मनोज कुमार कर रहे थे। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।